में बहुत आसान चीजें बताई जाएंगी, फिर थोड़ी और कठिन, और फिर जैसे आप पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तब आपको लगेगा थोड़ा सा वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, बट बिलीव में इतना सिस्टमेटिकली चीजों को बताया जाएगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे और अपने न्यूरॉन्स को थोड़ा सा एक्टिवेट रखेंगे। इसलिए नहीं कि वो न्यूरॉन्स इसलिए नहीं दिए गए हैं आपको, आपके पास होते हैं कि उनका आप कभी भविष्य में जाके यूज करेंगे, सर हम कभी यूज करेंगे आगे चल के, अभी तो कॉलेज में कोई पढ़ने का टाइम थोड़ी है न्यूरॉन्स को। तो अपने दिमाग को आप खुला रखेंगे, चीजों को समझेंगे, लॉजिकली क्वेश्चनिंग करेंगे, तब आपके समझ में आएगी। ठीक है, डाउट्स क्रिएट होने चाहिए, अदरवाइज तो फिर चलेगा जिंदगी के पढ़ते सभी हैं, सेमेस्टर में कोर्स तो पूरा हो जाता है, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये जो कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं आपको अभी एक बार फिर से बता दूं, इनिशियली तो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस कर ही लिया था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है आज की डेट में। तो आज की डेट में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल में भी हैं तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करना पड़ेगा बहुत सारा। क्यों कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे आप देखते हो मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को जो कंट्रोल करती हैं, एक आपकी एक सब्जेक्ट होता है एक पावर इलेक्ट्रॉनिक। ये सब्जेक्ट जो है जितनी भी हाई पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखिए किसी भी सेक्टर में, अभी खासतौर पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी ऐसी पावर कॉर्पोरेशन में वर्क करते हैं जहां पे जनरेशन हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी का या ट्रांसमिशन हो रहा हो, दोनों जगह आपको डील करना पड़ेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। वही डिवाइस, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर अबाउट कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल करने के है। ये जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी में और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं, तो ये डिवाइसेस इतनी अच्छी इसलिए है कि हम कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको तभी समझ में आएगा इसमें जो डिवाइसेस होती हैं जब आपको बहुत अच्छे से सेमीकंडक्टर फिजिक्स और बहुत अच्छे से आपको पीएन जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड यानी सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर आता हो, तभी आप ये चीजें समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वही है कि प्रमोट तो सब हो जाते हैं, आपको ही पता है, बड़ा आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएचएस है, सीएस है, बहुत सीएस तो क्या पता लगेगा आपको, बट डीएचएस आपके पास है, बहुत सारी चीजें प्रमोट हो जाओगे। लेकिन आगे की चीजें तभी अगर आप बेसिकली अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हो तो तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए बस ये बताने का पर्पस था कि फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलिए, तो अभी अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, यू कैन ईमेल मी एंड आई विल आंसर दैट मेल। तो जो भी आपको इश्यू है आप जो है पूछ सकते हैं, और यहाँ पे ईमेल के थ्रू या फिर क्लास में। चलिए, तो in the previous lecture we discussed about the intrinsic semiconductor, the current conduction inside the intrinsic semiconductor, and the concept of hole, concept of recombination, concept of generation, and at the end of the class we tried to compare the mobility of the electron and holes, and at the last point of the class we discussed the formula of current density, the modified formula for the current density in case of semiconductors, intrinsic semiconductors. So before starting the extrinsic semiconductors और इनका यूज हमें क्यों हुआ, पहली चीज अभी वो भी डिस्कस करेंगे। क्यों इंट्रिंसिक तो थे नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर्स, बट उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। तो पहला कारण जो कि हमने इनको यूज किया कि जो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो लो होती है, तो उसको एनहांस कर सकते हैं अगर हम समहाउ इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है वो काफी लो होती है। ठीक है, मैंने आपको शायद कंडक्टिविटी की टेबल भी भेजी है, एक टेबल जिसमें आपने देखा होगा कि सिलिकॉन जो इंट्रिंसिक है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है और जो आपका जर्मेनियम है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो वो टेबल से आप समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 10⁻11 टाइम्स कॉपर की कंडक्टिविटी 10⁻11 टाइम्स होती है
एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो आप समझ सकते हैं कि कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर somehow by some material processing if we can control this conductivity of intrinsic semiconductor, and then this would be a very good option for us। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, अब तक जितना आपने पढ़ा है, आप लोगों के लिए सवाल है कि एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है मेरे पास प्योर फॉर्म में, और मुझे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? कोई एक तरीका बताइए आप। जो मैंने नहीं पढ़ाया वो नहीं, जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन कोई जो तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस तरीके से हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो क्या तरीका पॉसिबल है इसके सिलिकॉन के लिए? अगर हमारे पास एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है प्योर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या मेथड है जिससे हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं? थोड़ी बहुत या कितनी? सर इम्प्योरिटीज मिला दीजिए। डोपिंग कर सकते हैं। इम्प्योरिटी कहाँ से आ गई? अभी इम्प्योरिटी किसने बता दिया आपको क्या होती है इम्प्योरिटीज? अभी इम्प्योरिटी से बात सर बाय हीटिंग इट टेंपरेचर बढ़ा के सर। यस सर, बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर। सर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द राइट आंसर इज इंक्रीजिंग टेंपरेचर। इम्प्योरिटी की बात करेंगे ना अभी, इम्प्योरिटी जो एक्चुअली जो एक गुड मेथड, जो अच्छा मेथड है बाय इंक्रीजिंग इम्प्योरिटी, उसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने की। तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे देन डेफिनेटली इसमें क्या होगा? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, यहाँ क्वांटम स्टेट्स फील्ड होती हैं सारी। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे। तो अब ये एक चीज हम बताते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे आपने बढ़ाया मान लीजिए 30 से 35 किया आपने, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो आपको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जो दूसरी फिनोमिना है रिकॉम्बिनेशन की, वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है? तो जनरेशन भी हो रहा होगा और बट हाँ यस कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट एक सर्टेन टेम्परेचर बढ़ाते जाने तक क्या इश्यू होता है? अगर हम टेम्परेचर ही बढ़ाते जाएं तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से बॉन्ड्स बने हुए हैं, वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने की एक लिमिटेशन है, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी गिवन होती है कि मान लीजिए 50 माइक्रोफेरेड है, या और अगर ज्यादा बड़ा है तो 500 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो ये माइक्रोफेरेड में होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा एक वोल्टेज भी गिवन होता है, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 75 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो ये वोल्टेज क्या होता है? ये वोल्टेज होता है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। जितने इस ऊर्जा के अगर आपने इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया कैपेसिटर के अक्रॉस, जो भी उसके ऊपर मेंशन्ड है, आपने देखा होगा, कभी देखिएगा कहीं पे भी आपको कैपेसिटर मिले, लैब में भी, लैब तो खैर आपकी नहीं हो रही, जब भी आपको मौका मिले तो उस पे वोल्टेज मेंशन होता है। तो वो वोल्टेज आपका बताता है कि अगर इतने ज्यादा वोल्टेज अगर आप यूज करेंगे तो जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा अगर आप यूज करेंगे, तो इसी तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो आपकी डिमिनिश होने लगेंगी, ठीक है? तो वो प्रॉपर्टी, इसलिए ये जो तरीका है ये सर्टेन रेंज तक तो ठीक है, सर्टेन रेंज तक तो ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब उसके आगे फिर दिक्कत है, उसके आगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तब आपके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी डेफिनेटली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये मेथड जो है जेन्युइन नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
तो कि कैसे हम इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं। अब हम बात करेंगे कि दूसरे और क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम अपनी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब आएगा टर्म डोपिंग और इम्प्योरिटी। ठीक है, ये क्लियर हो आपको कि हम क्यों इसका यूज नहीं करते हैं? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये डोपिंग और क्या चीज है। उससे पहले एक चीज आपको मैं और समझा देता हूँ कि डोपिंग से पहले कि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक टर्म होता है एनआई, कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो ये जो एनआई टर्म है ये आपका बताता है आपको बेसिकली कि कैसे हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, यानी कि we know that for a intrinsic semiconductor the electron hole pairs are generated, then we know that this number of electron must be equal to number of holes. Why? Because electron hole pairs are generation, because generation भी इनका हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन में EH पेयर आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जनरेशन में आपका EH पेयर जनरेट हो रहा है। ये चीज आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यानी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक है, इनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली कि क्वालिटेटिवली हमें पढ़ना है, बिकॉज ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन इज इन आवर सिलेबस, नॉट द क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं कि हाउ द Ni इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर सम t की पावर 3/2 समथिंग लाइक दैट। तो अभी वो सब चीजें आपको आपके सिलेबस में नहीं है, और डेफिनेटली जो लोग आगे परस्यू करेंगे सब बैचलर्स वगैरह, तो उसमें आपको वहां पे मैथमेटिकल वे में बताई जाएगी चीजें। यहाँ पे हमारा टास्क होता है कि हम केवल क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर और द क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट मस्ट बी एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली। So you all need to understand this Ni is the intrinsic concentration, which is equal to the number of electrons and number of holes. The number of electrons and holes, because for an intrinsic semiconductor at a given temperature T, the number of electrons will be equal to the number of holes. So this is what we call intrinsic concentration. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं extrinsic semiconductors। तो extrinsic semiconductors क्या होते हैं? Extrinsic semiconductors are those semiconductors in which we apply some impurities, we diffuse some impurities. Extrinsic semiconductors are those semiconductors in which we diffuse some impurities in order to increase the conductivity of the material, in order to or you can say control the conductivity of the material। देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे पास सिलिकॉन है, तो यहाँ कंट्रोल वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इंक्रीज तो हो ही रही है, डेफिनेटली वी आर इंक्रीजिंग। डिक्रीज करना होगा तो फिर हम इंसुलेटर की तरफ जाएंगे, इंक्रीज करना है, यहाँ पे हमें इंक्रीज करनी है बेसिकली। तो अगर हमें सिलिकॉन की, तो यहाँ पे अगर ये डिपेंड करता है आपके डिफ्यूजन पे। मान लीजिए मुझे यूनिफॉर्मली इंक्रीज करनी है पूरे मटेरियल की, मुझे तो मैं जो भी इम्प्योरिटीज हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी इम्प्योरिटीज यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज को डिफ्यूज करूंगा विद द हेल्प ऑफ मटेरियल प्रोसेसिंग, और मेरा जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्या कहते हैं आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और फॉर्मुलेटेड, जिससे कि डिफ्यूज करने के बाद जो मैं चाहता हूं वैसा ही मुझे रिजल्ट मिले। तो एक तरीका होगा कि पूरे मटेरियल पे यूनिफॉर्मली डिफ्यूज कर दिया। अब मान लीजिए कि मुझे सिलिकॉन के केवल इतने हिस्से की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, बाकी के हिस्से की नहीं बढ़ानी, समहाउ मुझे को यूज करना है, तो ये भी पॉसिबल है कि केवल इतने हिस्से में ही डिफ्यूज करके इतने हिस्से की भी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो आपको ये समझना है कि वी आर एडिंग सम इम्प्योरिटीज in order to increase the conductivity, and we can add those impurities uniformly or non-uniformly. Here we are adding the impurities uniformly. So if the conductivity will increase, then the conductivity of whole silicon material from here to here will increase.
and here only the conductivity of this part will, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और इस तरीके से हम यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो वो क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से हम डिफ्यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो सबसे पहले आपका अब देखिए, अब दो चीज आपको समझनी है। नाउ वी आर अवेयर of the intrinsic semiconductors that there are two kinds of charge carriers. Number one is electron and second one is hole. तो अगर मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो डेफिनेटली मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दोनों में से किसी एक को बढ़ा सकता हूँ। तो उसी के बेसिस पे आपका अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपका अब बेसिकली हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करेंगे समहाउ by diffusing some impurity inside the pure silicon material. We will increase the conductivity of extrinsic semiconductor. But there could be two ways. Either we can increase the number of electrons or we can increase the number of holes. तो इलेक्ट्रॉन या होल को हम जिसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को जब इंक्रीज करते हैं तब आपके जो मटेरियल फॉर्म होते हैं जिस समय हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं बाय एडिंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दोस एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स आर कॉल्ड एन टाइप मटेरियल। व्हाई एन टाइप अभी क्लियर हो जाएगा बाद में, अभी फिलहाल बस आप नोमेनक्लेचर समझिए। अब देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा ये पहले ये, और अगर हम होल्स को इंक्रीज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप और पी टाइप क्यों है, ये जब हम एक्सप्लेनेशन को फिनिश करेंगे एन टाइप पी टाइप के, उसके बाद आपको क्लियर होगा। एक बार मैं अगेन आपको सेमीकंडक्टर्स का चार्ट बना देता हूँ कि सेमीकंडक्टर्स आपके बेसिकली आपने देखा दो तरीके के हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर व्हिच वी आर इंक्रीजिंग इनसाइड द मटेरियल। So here if we are increasing the electrons n type and if we are increasing the holes the p type। तो ये जस्ट नोमेनक्लेचर है, इसमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे की चीज है कि इनकी मैकेनिज्म समझना कि कैसे इनके अंदर ये हम इम्प्योरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है इनसाइड द मटेरियल वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एन टाइप और यस एन टाइप मटेरियल, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में तो आपको पता है हम क्या करते हैं बेसिकली कि ग्रुप 5 के एलिमेंट को हम डिफ्यूज करते हैं, जिसके ग्रुप 5 मींस द एलिमेंट विल हैव 5 electron in its outermost shell. So element will have 5 electrons and it's like 2 8 5 और 2 5। तो ये कौन से मटेरियल हो गए, ये कौन सा मटेरियल हुआ 2 8 5 फास्फोरस और ये नाइट्रोजन। तो जो ग्रुप 5 में आपके एलिमेंट्स आते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, तो इन मटेरियल्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और इन मटेरियल को डोप करते हैं। ठीक है, अभी और भी इसमें क्वेश्चन उठेंगे वो भी हम समझेंगे, एक एक बड़े ध्यान से समझिएगा इसको कि ग्रुप 5 को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका साइज जो है कंपेरेबल है। यानी बेसिकली हम जनरली फास्फोरस को करते हैं, नाइट्रोजन को भी कर सकते हैं, बट लेकिन आपको ये समझना होगा कि एटम का जो साइज है, यानी कि जब हम आपका जनरली आपके पास क्या है, सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर मैं कोई और मटेरियल को डिफ्यूज करूंगा एंड आई वांट दैट मटेरियल शुड सिट ऑन द साइड ऑफ सिलिकॉन, देन द साइज ऑफ दैट मटेरियल मस्ट बी कंपेरेबल टू दैट सिलिकॉन। तो ये एक लॉ होता है कि साइज का जो मटेरियल है
मटेरियल का जो साइज है वो सिलिकॉन के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम यानी कि जब हम इसमें इम्प्योर, यानी ये तो है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप 5 की एक इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, यानी कि बाय विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल प्रोसेसिंग, जो कि हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द पीएन जंक्शन, देन आई विल गिव यू वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि सबसे बेसिक प्रोसेस से कैसे हम पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं। हालांकि देखिए ये अपने आप में एक कोर्स होता है आपका, यूएसए वीएलएसआई डिजाइन होता है इसमें, जिसमें कि हम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी करके कोर्स होता है, इवन इसमें मास्टर्स भी होती है। ये अपने आप में एक फील्ड है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें हम क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन समझते हैं कि फैब्रिकेट कैसे करते हैं, यानी कि जो इम्प्योरिटीज है जो हम समझेंगे, तो वो अपने आप में एक फील्ड है। ठीक है, तो उसमें अलग से मास्टर्स करते हैं लोग, पीएचडी भी करते हैं, तो अलग चीजें हैं। बट राइट नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी हमको इन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, देन it is required to diffuse some external elements and which are impurity to this silicon। impurity क्यों बोल रहे हैं, because देखिए पानी है, पानी के अंदर सारे के सारे मटेरियल पानी के ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम प्योर बोलेंगे। और उसके अंदर अगर हमने चीनी या नमक कुछ भी डाल दिया, अब कहने को तो उसके लिए इम्प्योरिटी ही है, बिकॉज वो मटेरियल लेकिन वो उसके अंदर घुल जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि आपका जब ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर जब हम फास्फोरस को डिफ्यूज करेंगे, और हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फॉर्मुलेटेड होता है। अब वो फॉर्मुलेटेड कैसे होता है, वेल मैनेज कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें कि इसको पढ़ाया जाता है केवल वीएलएसआई फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को। तो ये सब टर्म्स क्या हैं, ये अभी आप इनके बारे में बोझल मत करिए। राइट नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इनसाइड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जब आपका फास्फोरस एटम को इंट्रोड्यूस किया हमने यहाँ पे, और ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है जो फास्फोरस एटम है हमने जब इंट्रोड्यूस किया, तो वो हम चाहते हैं कि सिलिकॉन की साइड पे आके बैठ जाए, तो किसी एक सिलिकॉन एटम की साइड पे आके बैठ जाता है। और इम्प्योरिटी का भी एक तरीका होता है बेसिकली कि कितनी इम्प्योरिटी डिफ्यूज करनी है, एंड जनरली हम 1 ppm रखते हैं। ppm जानते हैं आप लोग क्या होता है, ppm एनीवन? पार्ट्स पर मिलियन। 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 10⁻⁶ एटम्स पे एक एटम हम डिफ्यूज कर देते हैं। तो वो जब देखिए यहाँ पे आपको व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल, ये समझने की जरूरत है कि मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, वो फिनोमेना हमको समझनी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड्स क्रिएटेड है। अब क्या होगा कि जब हम मटेरियल को डिफ्यूज किया हमने, व्हेनेवर वी डिफ्यूज द फास्फोरस, फास्फोरस गैस होगी, फास्फोरस गैस को हम डिफ्यूज कर सकते हैं। देखिए अगर प्रोसेस भी समझना है तो सिंपली सिलिकॉन वेफर है, सिलिकॉन वेफर के ऊपर फास्फोरस गैस को पहले इसकी क्लीनिंग करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है, अभी मैं आपको पूरा डीप एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब पीएन जंक्शन पे आऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये कैसे किया, एक जनरल जिस्ट ऑफ दिस थिंग, तो आपको समझने के लिए क्या समझना है कि ये फास्फोरस है, ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन को एक्सपोज कर दिया फास्फोरस गैस के ऊपर, यहाँ से गैस फास्फोरस गैस को आपने फास्फोरस गैस की फॉर्म में, और उसके बाद फिर उस मटेरियल में तो ये एक पर्टिकुलर डेप्थ तक इन्फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो है एन टाइप बन जाएगा और ये आपका सिलिकॉन प्योर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने सबसे बेसिक और सबसे सिंपल एग्जांपल दिया। देयर आर वेरियस अदर मेथड ऑफ इन्फ्यूजन, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो तो पता भी नहीं है, इंटेल वगैरह जो यूज करते हैं, जो बनाते हैं, इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी आपको कंपनी सुनी होंगे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनआई, नेशनल सेमीकंडक्टर्स, और इसके बाद आपकी जो कंपनीज हैं जो कि बेसिकली आईसीज बनाती हैं, क्वालकॉम जो कि आपके मोबाइल्स के प्रोसेसर बनाती है, तो वो अपनी अपनी यूज करती है। ठीक है, तो वो अलग चीज, मतलब वो भी यही चीज है, बट वो मॉडर्न और मोर सोफिस्टिकेटेड वे में हो रहा है, काम यही हो रहा है। ठीक है, अब
यहाँ पे हम समझते हैं कि फास्फोरस को जब हम डिफ्यूज करेंगे, तब बेसिकली क्या होगा, वी नो दैट कि जो यहाँ पे एक जो पहले जो सिलिकॉन एटम है, इसने अपने चार सराउंडिंग, कल हमने स्ट्रक्चर भी देखा और मैंने आपको डायग्राम भी भेज दिए सारे जो भी अवेलेबल थे, और टेट्राहेड्रल जो भी आपका डायग्राम था वो भी मैंने आपको भेजा। तो अभी हम समझते हैं कि बेसिकली सिलिकॉन आपका जो मटेरियल है उस वो 4 बॉन्ड्स क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली 4 बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ समझने की है कि जो फास्फोरस एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे सिलिकॉन के साथ, एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनबॉन्डेड। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका बाहर रह जाएगा, यानी कि जो कि किसी भी बॉन्ड में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पहले ये चीज समझनी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपके इसके फास्फोरस के, they are created the covalent bonding with the neighborhood silicon atoms, but one atom is remaining। तो पहले यहाँ तक पिक्चर क्लियर करिए कि यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि ये जब हम डिफ्यूज कर दिया हमने मटेरियल को समहाउ, जिस तरीके से फास्फोरस गैस को हमने यहाँ डाला, अब यहाँ मटेरियल में यहाँ तक डिफ्यूज हो गया, तो अब इस मटेरियल के अंदर क्या हुआ कि फास्फोरस एटम इज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द सिलिकॉन एटम नाउ। तो अब मटेरियल तो फॉर्म, मटेरियल तो ब्रेक हुआ नहीं है, मटेरियल तो एज इट इज ही है। तो मटेरियल जब एज इट इज ही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर बॉन्ड्स होंगे जो कि पहले थे। तो अब बॉन्ड्स जो नए क्रिएट हुए हैं वो सिलिकॉन फास्फोरस के बीच में बॉन्ड्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे ये पहले इसको क्लियर करिए। अब हम आएंगे इस पे अपने एनर्जी बैंड डायग्राम पे। तो वहां से हम देखेंगे कि ये जो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन जो एक बचा है इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है। क्यों, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अब आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको डिफ्यूज किया, इस फास्फोरस एटम को डिफ्यूज किया सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन वेफर, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वेफर। आपको पहली क्लास में जब प्रेजेंटेशन दिखाया था तो आपने सिलिकॉन वेफर भी देखा होगा। तो सिलिकॉन वेफर में जब हमने डिफ्यूज किया इसको, क्या कहते हैं, फास्फोरस को, तब बेसिकली क्या होता है कि जनरली आपको पता है सिलिकॉन के अंदर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड के अंदर है। अब इनका एनर्जी लेवल अलग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जो कि फास्फोरस एटम से एसोसिएटेड है, फास्फोरस एटम के अंदर अलग एनर्जी लेवल है। आप जानते हो हायर एनर्जी लेवल है फास्फोरस एटम के अंदर एज कंपेयर टू सिलिकॉन एटम के अंदर जो दूसरे, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के अंदर हैं इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस से और जिसका पेरेंट एटम फास्फोरस है, सिलिकॉन नहीं है इसका पेरेंट एटम, इस इलेक्ट्रॉन का पेरेंट एटम फास्फोरस है और बिकॉज ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन इसका एनर्जी लेवल हाई है, डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल से, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने बॉन्डिंग करी है सिलिकॉन के साथ, एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी। इन इलेक्ट्रॉन्स ने तो एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके बॉन्डिंग कर ली, पर एक इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी लेवल हाई है वो बॉन्डिंग नहीं कर पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली क्या, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से थोड़ा सा बिलो होता है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि इनका जो एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से एक थोड़ा सा बिलो, और ये जो डिफरेंस होता है 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना कम पे एक नया एनर्जी लेवल बन गया। कैसे बन गया कि अब यहाँ पे ये हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि वी आर डोपिंग एट 1 ppm, तो हर 10⁻⁶ एटम्स पे हम एक एटम डिफ्यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपको कल जो डेटा दिया है उसके हिसाब से देखें तो कितना था कल के डेटा में, कुछ 10⁻22 है ना, कितने पर सेंटीमीटर क्यूब। देख के बताइए कल के डेटा में यही था ना,
सिलिकॉन के अंदर, तो जो भी होगा इसी के अराउंड है। अब यहाँ पे हर 10⁻⁶ पे हम डिफ्यूज कर रहे हैं, तो हर 10⁻⁶ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अभी हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऐसा नहीं होता। जो भी अगर किसी ने इस तरीके से पढ़ा है तो वो चीज अब यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन हमने क्रिएट कर दिया, एक डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया, जो कि कंडक्शन बैंड से खाली 50 मिली वोल्ट के 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। यानी कि जो कंडक्शन बैंड है आपका उससे थोड़ा सा बिलो उसका एनर्जी लेवल होता है। यानी purposefully और यहाँ पे और deliberately we have created a new energy level. We have created a new energy level here, and we are calling this energy level as a donor energy level. अभी समझ में आएगा कि डोनर क्यों कह रहे हैं हम। This energy level is donor energy level. So what we have done, we have created a new energy level or impure donor or impurity energy level. क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम फास्फोरस को डिफ्यूज कर रहे हैं, फास्फोरस को मटेरियल के अंदर डिफ्यूज कर रहे हैं और हर 10⁻⁶ एटम पे के हिसाब से यानी ऑलमोस्ट 1 ppm की इंप्योरिटी हम डाल रहे हैं। तो हम एक एटम को हम डिफ्यूज कर रहे हैं और वो एटम जो है सिलिकॉन की साइड पे जाके बैठ रहा है और सिलिकॉन की साइड पे जाके बैठने के बाद वो बॉन्डिंग फॉर्म करता है, तो इनकी तो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो कि वैलेंस बैंड के अंदर ही रहती है। बट एक इलेक्ट्रॉन जिसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाई, वो इलेक्ट्रॉन आपका एक हायर एनर्जी लेवल पे होता है और उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसा कोई एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक में पहले नहीं था। इंट्रिंसिक में अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधी सी बात है, इतना एनर्जी गैप आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, but with the help of some material processing and with the help of some diffusion of the material, and that material processing should be very sophisticated and very much formulated and well managed. Okay, so these are the necessary conditions. तो वो प्रोसेस के बाद हमने ये देखा कि after that process we have created one new energy level, and at this energy level lot many electrons are available. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, so now for any electron at this particular energy level, and I am calling this energy level as a donor energy level or impurity energy level. Why? Because for the electron which is present in this energy level, it is very easy by some elevated temperature. सोचिए जब आपका यहाँ पे होता है वो तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे हर 10⁻12 के बाद ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो उसके लिए बहुत आसान है, यानी कि आपने जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या फिर आपने जरा सा टेम्परेचर रेज हुआ, दोनों में से कुछ भी चीजें होती हैं जरा सा, मतलब बहुत ही माइनर, बिकॉज ये जो एनर्जी है गैप बहुत कम है, ये एनर्जी गैप, तो वो ये इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत आसान है यहाँ से यहाँ। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं at some elevated temperature these electrons are also available in conduction band. ठीक है, ये तो वो इलेक्ट्रॉन हो गए। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? इंट्रिंसिक कैरियर। भाई इंट्रिंसिक कैरियर भी तो होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन आपने क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए कि हमने इम्प्योरिटी को डिफ्यूज किया और इम्प्योरिटी को डिफ्यूज करने के बाद हमने एक डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया। अब वो जो डिफरेंट एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ, उस डिफरेंट एनर्जी लेवल के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और उनके लिए बहुत आसान था, बिकॉज जो एनर्जी गैप था उनके और कंडक्शन बैंड के बीच में वो बहुत कम था। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और इंट्रिंसिक, भाई यहाँ से भी तो पहुंचेंगे, वो जो नॉर्मल फिनोमेना है टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन, तो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन भी थे, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन और होल भी तो है ना, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन और होल भी तो है। तो पहले यहाँ पे इस पिक्चर को क्लियर करिए कि इंट्रिंसिक वाले भी जो है भाई, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो रहे थे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एक नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम डोपिंग, एंड इन डोपिंग our diffused material sits at the site of the original material, here silicon, and it creates the bond with the four materials, and it has created one free electron. And you cannot say one free electron, it has created one more energy level of the electrons, and that energy level is very near to conduction band, and it is very easy to for those electrons to overcome this gap and to enter in the conduction band. तो बेसिकली यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा है, हाई है आपका वैलेंस बैंड से, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली आपका जा सकता है विद स्लाइट एलिवेटेड टेम्परेचर और बाय एप्लीकेशन ऑफ सम फील्ड। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये अगर समझ लिया तो फिर एन पी टाइप बहुत आसान है। पी टाइप की सेम सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, पर आपको पहले ये चीज समझनी है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये किसकी वजह से है? इंट्रिंसिक, जो कि नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता ही है कि बॉन्ड्स टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन जाते हैं कंडक्शन बैंड में। और ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पहले कहां से पहुंच गए? बिकॉज ऑफ ए न्यू एनर्जी लेवल। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड डोनर? बिकॉज this energy level is donating the electrons. That's why we call it donor energy, because this energy level is donating a large number of electrons to the conduction band. If any electron is available in the conduction band, then definitely this will respond to any electric field and the current conduction will take place, as we know. Again we can repeat I equal to Q by T, delta Q by T, and dq by dt, and q is m। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, आपका करंट, आपका चार्ज बढ़ेगा, चार्ज जो पर यूनिट टाइम पर पास होगा, और पर यूनिट टाइम में अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। अब मैं इसको आपको एक और चीज समझानी है, बस लास्ट फिनोमेना इसमें। सर जो आपने जो डोनर एनर्जी लेवल बनाया वो किस तरीके से बनाया है सर? वो ऑब्जर्व करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा इसका एनर्जी लेवल, बिकॉज इसका पेरेंट एटम फास्फोरस है। फास्फोरस का अपने लास्ट ऑर्बिट से, फास्फोरस को अगर हम देखें तो उसके आखिरी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके बॉन्ड बना लिया इन चारों ने, पर एक का जो एनर्जी लेवल, ओरिजिनल एनर्जी लेवल था, वो वैसे ही है, वो नहीं बदला, क्योंकि उसका पेरेंट एटम डिफरेंट है। अब ऐसे बहुत सारे एटम, बिकॉज एट 1 ppm एटलीस्ट, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 ppm 3 ppm इवन लेस देन 1 ppm भी हम करते हैं। तो इस तरीके से हम एटम्स को डिफ्यूज कर रहे हैं, और एटम्स को डिफ्यूज करेंगे तो हर एक जितने भी नंबर ऑफ आपके फास्फोरस एटम जो कि आपकी साइड पे जाके बैठेंगे, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन का लेवल जनरेट कर, ये सारे के सारे एक एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, बिकॉज सारे के सारे एक एनर्जी लेवल पे होंगे, जहां जहां पे ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मटेरियल तो एक जगह नहीं होगा ना, आगे बढ़ता जाएगा मटेरियल, अगेन एक पे फास्फोरस बैठा होगा वहां पे, तो ये सारे के सारे एक एनर्जी लेवल इनका डिफरेंट है, बैलेंस बैंड में नहीं होंगे, बिकॉज ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। एनर्जी बैंड डायग्राम से यही आपको समझना है कि एनर्जी बैंड डायग्राम में उस पर्टिकुलर एनर्जी में वही इलेक्ट्रॉन या वही होल होगा जो कि वहां से बिलोंग करता होगा। वैलेंस बैंड में वही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हुई होगी और जिसने बॉन्ड बनाने में एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया होगा। यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं है, कोई भी एक होगा। ये अब आप ये मत कहिएगा कि 1 2 3 सर कौन सा होगा, तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि क्वांटम लेवल के फिनोमेना है कि ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ठीक है। तो अब ये चीज जो है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट दिस एनर्जी गैप इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है। ये तो पूरा अगर हम बात करें तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है कंप्लीट, लेकिन इसका जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो होता है आपके कंडक्शन बैंड से। एनी मोर क्वेश्चन? कोई और सवाल पूछना बताइए।
सर आपने एक स्टार्टिंग में पढ़ाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें NE का कॉन्सेप्ट लिया था। बोलिए आप, जरा बोलिए। सर आपने इंस्ट्रक्टिव सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तो उसमें आपने NE NH का कॉन्सेप्ट लिया था। तो सर इसमें जैसे उसमें सर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बताया था इलेक्ट्रॉन का किस हिसाब से ऊपर नीचे होता है कंडक्शन बैंड के, तो सर इसमें किस बिहेवियर पे देखेंगे फिर? यहाँ पे वो जो ये तो आपको समझना है कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज पर्टेनिंग टू द एक्सट्रिंसिक मटेरियल, यानी कि इंट्रिंसिक मटेरियल के अंदर मैंने इम्प्योरिटीज को डिफ्यूज कर दिया, तब ये सिनेरियो बनता है। अदरवाइज अगर हम बात करें खाली प्योर मटेरियल की, जिनको हमने इनिशियली स्टडी किया सेमीकंडक्टर्स में, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बैंड होते हैं, और वही चीज होती है जो आप बात कर रहे हो। जो आप बात कर रहे हो वो तो पर्टिकुलरली यहाँ पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्डेड हैं। कल आपको डेफिनेशन भी तो बताइए, इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी खाली तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे भी तो पहुंच रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन, जो इंट्रिंसिक में हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है, वही चीजें हो रही हैं, बिकॉज वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, बट एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट कर दिया गया बाय phosphorus, by the atom which is not bonded in phosphorus. phosphorus के क्या, phosphorus में 5 इलेक्ट्रॉन थे, phosphorus में 5 इलेक्ट्रॉन थे, और उनमें से 4 ने अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके बॉन्डिंग करी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कोई भी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 5 बॉन्ड कैसे बन जाएंगे, आप बताइए, 5 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते, बट वी नो दैट देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द फास्फोरस। तो जो आप कह रहे हो वो जो भी फिनोमेना है वो इंट्रिंसिक मटेरियल के अंदर होती है हमेशा। जो आपने पढ़ा है वो इंट्रिंसिक, तभी तो मैं कह रहा हूं इंट्रिंसिक से जब हमने केस चेंज कर दिया, जब हमने डिफ्यूज किया, तब हमने एक्सट्रिंसिक मटेरियल फॉर्म किया। अब जब एक्सट्रिंसिक मटेरियल फॉर्म किया तो उसका कोई पर्पस था ना, बिना पर्पस के हम कुछ काम करते नहीं इंजीनियरिंग में। तो जो हमारा पर्पस यही था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इंक्रीज कर लें समहाउ। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले तो 3-4 ही थे, अब उसी टेम्परेचर, अब आप सोचिए कि जब टेम्परेचर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है इतने एनर्जी गैप को पार करके, तो यहाँ से जो कि 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, सारे के सारे वहां चले जाएंगे, कोई भी नहीं रुकेगा। सीधी सी बात है। तो ये तो बहुत आसान चीज है समझना। यस सर, यस सर। हाँ जी, कोई और डाउट बताइए। आप देखिए सर डाउट तो नहीं है सर, आपकी स्ट्रीमिंग थोड़ी कट कट के आ रही है। तो मैं एक्चुअली चिंता मत करिए, मैं जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हो मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी क्रिएट कर दूंगा कुछ पॉइंट्स को लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रीमिंग कट कट के आ रही है, मे बी द इंटरनेट इश्यू, बट आई थिंक कि जो भी चीजें हैं हम सॉल्व कर देंगे। आप उससे एक डायरेक्ट ऐसा सेशन भी कर लेंगे जब इंटरनेट अच्छा आ रहा हो, लाइव सेशन, जिसमें कि आप केवल डाउट पूछो, ठीक है। संडेज को ऐसे कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कंक्लूड करते हैं। आपकी अगली क्लास में कितनी देर में, अगली क्लास? सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया। हो गया भैया, बड़े पावन वो टाइम के, 2 मिनट को बस खत्म कर दो टॉपिक को, ठीक है। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप सोचिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बस क्लियर कंक्लूड कर दूं, ये हमारा खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन, यानी हमने क्या अचीव करना बात की थी कि कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को कि कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन टेम्परेचर को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, मतलब वो मटेरियल के बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, मेल्ट ही हो जाएगा। तो वो हमारे लिए हमने डिस्कार्ड कर दिया। दूसरी चीज है हमारे पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दें या नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा दें। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि बाय डिफ्यूजिंग द इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 5 वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे बस जब हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, और इतने ही होल थे, तो रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा था, और आपको पता है रिकॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम पे था, ऑलमोस्ट बराबर। लेकिन अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। तो इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को रिलीज करके वापस बॉन्ड में आना चाहेगा तो वो आ सकता है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो वो भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो अब एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन,
increases and number of hole decreases. Number of hole decreases in the n-type extrinsic semiconductor and number of electron increases. ये तो हमें पता ही है. तो number of electron increase कर जाएंगे, number of hole decrease कर जाएंगे because probability of hole decreases. Probability of recombination increases and because of that holes जो है decrease कर जाएंगे, electron तो बहुत सारे. ठीक है. अब आपके सामने एक सवाल है, यहाँ पे मैंने फास्फोरस को यूज किया. फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था. अगर हम फास्फोरस से थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या आता है? सल्फर 16. फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का क्या होता है? फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का होता है 16. तो अगर मैं सल्फर को यूज करूंगा तो मुझे एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. भाई सल्फर का अगर हम देखें 2 8 6, फास्फोरस का 2 8 5, तो इसके 5 में से 4 ने बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया. इसके 4 बनाएंगे तो 2 मिल जाएंगे, लेकिन हम यूज नहीं करते. ऐसा क्यों? ये सवाल मेरा, आप लोगों ने तो पूछा नहीं तो मैंने आपसे पूछ लिया. ठीक है, तो अब आप जाइए आराम से अपनी अगली क्लास करिए और इस सवाल का जवाब ढूंढिए और जवाब दीजिए मुझे अगली क्लास में. और आप नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं दूंगा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं क्लास को. और आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप डाउट में भेजिए, आप अपना मेल करिए, जो भी आपका इश्यू है उसको सॉल्व किया जाएगा. और बाकी अगली क्लास कब होगी ये मैं आपको बता दूंगा. मे भी हम कल भी कर सकते हैं शाम को, क्योंकि शाम को आप लोग फ्री हो जाते हो. तो जैसे भी होगा मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, तो सर डाटा नहीं बचता सर, शाम को सर डाटा नहीं बचता फिर. हाँ, तो आपके पास ये डाटा नहीं बचता तो किसी और दिन देखेंगे हम. तो ये भी आपका इश्यू है. ठीक है, तो चलिए अब ये क्लास को कंक्लूड करते हैं. डेटा को और डाटा इसलिए नहीं बचता कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, गाने